Yoga Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambha Shambha Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambha Shambha Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambha Shambha Mahadevaya जिसको कल कहता था कल को कल बन जाए रे पल कल कल बह जाए रे पल कल कल बह जाए रे पल कल कल बह जाए रे कल जिसको कल कहता था कल को कल बन जाए रे पल कल कल बह जाए रे इस पल को तू बल दे दे इस पल को तू बल दे दे कल मत कहना आए रे पल कल कल बह जाए रे पल कल कल बह जाए रे पल कल कल बह जाए
बह जाए रे, पल कल कल बह जाए, पल कल कल बह जाए रे, पल कल कल बह जाए। जय 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 महादेव, जय 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 महादेव। शिव शंकर आदि अनंत, शिव शंकर आदि अनंत। जय 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 महादेव, जय 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 महादेव। सभी को नमस्कार। नहीं, मैं जांच नहीं कर रहा हूँ कि मैं पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव। ये दुनिया में मिलने वाले सबसे सुगंधित फूलों में से एक है। तो आप जानते हैं कि ये जांचने का एक तरीका है कि आप वायरस से इन्फेक्टेड हैं या नहीं हैं। मैं अभी भी सूंघ सकता हूँ, ये बहुत सुंदर है। तो वायरस पूरी धरती पर नाच रहा है, ये मौत का नाच है। औसतन मेरे ख्याल से पिछले एक हफ्ते से, अगर मैं सही हूँ तो एक हफ्ते से अधिक समय से अमेरिका में हर दिन 2000 मौतें हो रही हैं। कुल 45,000 के पार, है ना? 42,000 मौतें सिर्फ अमेरिका में। फ्रांस ने 20,000 मौतें पार कर ली हैं। भारत 600 की ओर बढ़ रहा है। लेकिन ये छूट, बस ये छूट का वादा जो ज़्यादातर राज्यों ने करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब वो थोड़ा सा खोलेंगे तो हर कोई उस छोटी सी दरार से घुसने की कोशिश करेगा। पहले ही दिल्ली के आसपास ट्रैफिक जाम लग रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि वो इमरजेंसी ड्यूटी पर हैं, उनकी अपनी ही तरह की इमरजेंसी। हर कोई सोचता है कि उनका काम महत्वपूर्ण है, उनका छोटा सा व्यवसाय, उनका काम, उनका परिवार, जो भी हो। तो एक असरदार लॉकडाउन को बनाए रखना समय के साथ साथ ये कितना असरदार रहेगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और एक बड़ा सवाल भी। सिंगापुर ने 1 जून तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। कई विशेषज्ञ भारत को मई के अंत तक बंद करने का सुझाव दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत के काफ़ी हद तक कृषि प्रधान देश होने के कारण साल के इस समय में आप वास्तव में लॉकडाउन नहीं कर सकते। 65% आबादी कृषि या उससे संबंधित गतिविधियों में शामिल है, और कृषि एक ऐसी चीज़ है जो समय पर होनी चाहिए, क्योंकि मौसम बदलते रहते हैं और वो हमारे लिए इंतज़ार नहीं करते। तो चुनौतियाँ कई हैं। छूट मिलने के बाद वायरस कैसे व्यवहार करेगा?
लेकिन अच्छी खबर ये है कि ICMR कह रही है कि 80% लोग जो वायरस के संपर्क में आते हैं, शायद उनमें कोई भी लक्षण ना दिखें या बहुत हल्के लक्षण दिखें, उनके साथ बस इतना ही होगा। बात बस इतनी है कि वो इसे ले जाएंगे और किसी और को दे देंगे। तो मुझे लगता है कि हम उन सभी लोगों के लिए लॉकडाउन करना होगा जो 55 या 60 से अधिक उम्र के हैं, और युवा लोग जाकर काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ। मौत की संख्या को कम रखने के लिए कमज़ोर आबादी को बंद कर दिया जाना चाहिए, बाकी लोग वापस आर्थिक गतिविधियों वगैरह में लग जाएं। मुझे नहीं पता, इसका कोई बिल्कुल सही समाधान नहीं है। ये सभी लेने के लिए बहुत क्रूर निर्णय है, बहुत क्रूर निर्णय। किसे मरना चाहिए, इसे या उसे, ये किस तरह का निर्णय है? लेकिन दुर्भाग्य से हम वही करने को मजबूर हैं। भारत में अस्पताल असल में भरे हुए नहीं हैं। उन्होंने 1 लाख से अधिक बेड्स तैयार कर लिए हैं जो पूरे देश में फैले हैं, सिर्फ वायरस से इन्फेक्टेड लोगों के लिए। लेकिन हमने केवल 18,000 से कुछ अधिक पॉजिटिव केसों की पहचान की है, जिनमें से ज़्यादातर लोग घर में क्वारंटाइन पर हैं। तो मरीजों का ओवरलोड होने की आशंका में सभी अस्पताल वहाँ वैसे ही बैठे हैं, लेकिन असल में अभी तक कोई ओवरलोड नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये इसी तरह बना रहे और ऐसे ही गुजर जाए। मुझे नहीं पता, शायद मानसून की ताकत इसे धो दे, ऐसी आशा है। ऐसा कहीं कोई सबूत नहीं है कि बारिश इसे धो देगी, लेकिन ये एक दक्षिण भारतीय आशा है। क्योंकि दक्षिण के लोग हमेशा मानते रहे हैं कि दुनिया के साथ चाहे कुछ भी हो, भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप जीवित रहेगा। एक समय में इसे जम्बू द्वीप कहा जाता था। इसका मतलब ये एक सुनहरा द्वीप था, क्योंकि उत्तर हिमालय के पहाड़ों से सुरक्षित था, दक्षिण हिंद महासागर से सुरक्षित था। ये एक भरपूर भूमि थी हर तरह से। जैव विविधता के संदर्भ में इससे समृद्ध जगह वास्तव में कोई और नहीं है। ये दक्षिणी अमेरिका के वर्षावनों की तुलना में भी कहीं अधिक है। आपको मिट्टी में जो मिलता है उसके अनुसार, वैसे हम व्यवस्थित रूप से इसकी हत्या कर रहे हैं, वो एक अलग मामला है, लेकिन ये ऐसा ही है। तो परंपरा और संस्कृति ने ये भावना विकसित की है कि दक्षिण में चाहे कुछ भी आ जाए, हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे और खुशहाल रहेंगे, क्योंकि शिव खुद दक्षिण से आते हैं। मुझे नहीं पता, जब मैं अमेरिका जाता हूँ मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों है कि अमेरिका में भी दक्षिण के लोग सोचते हैं कि वो ही सबसे अच्छे हैं। ये एक गर्मी की छुट्टी का समय है और एक बड़े दक्षिणी परिवार में सभी, आमतौर पर वो बड़े परिवार होते हैं, सभी चचेरे भाई बहन सभी वहाँ पहुँच चुके हैं, 40 से अधिक लोग। हम ऐसे ही हुआ करते थे जब हम छोटे थे। वहाँ इकट्ठा होने वाले हम लगभग 36 लोग होते थे जो देश के अलग अलग हिस्सों में रहते थे, लेकिन हर कोई गर्मियों के लिए इकट्ठा होता था। तो वे सभी एक बड़े से खेत में पहुँचे। मटिल्डा आंटी, जो बच्चों को अच्छे से संभाल लेती थीं, उन्हें ये बताने की कोशिश कर रही थीं कि कैसे सभी खूबियाँ जैसे दया, विनम्रता, शिष्टाचार, प्रेम और करुणा, सब कुछ दक्षिण के लोगों से आई हैं। तो एक संदेह से भरे टीनेजर लड़के ने पूछा, मटिल्डा आंटी, क्या जीसस भी दक्षिण से आए थे? क्या वो भी एक दक्षिणी थे?
फिर उन्होंने लड़के की ओर देखा। ये कुछ ज़्यादा ही लफ्फ़ाज़ी हो जाएगी अगर वो एक आदमी को फ़िलिस्तीन से टेक्सास ले आती हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन वो एक दक्षिणी होने के काबिल थे। तो हमारे पास अपने खुद के दक्षिण भारतीय पूर्वाग्रह हैं। प्रकृति ने इस पूर्वाग्रह का सहयोग किया है अपनी जैव विविधता के साथ, अपनी भरपूरता के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, कई सारी चीज़ों के साथ। तो दक्षिण के लोग सोचते हैं कि वो इससे भी बच निकलेंगे। केरल, जो उन पहले स्थानों में से एक था जहाँ सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन पहुँचे क्योंकि लोग कहीं और से आए थे, उसने इसे बहुत अच्छे से नियंत्रित कर लिया है और अब वापस कामकाज शुरू कर रहा है। मैं तमिलनाडु में प्रशासन के अलग अलग लोगों से बात कर रहा हूँ। वो भी बहुत आश्वस्त हैं कि वो अगले 2 हफ्तों के भीतर इससे निपट लेंगे और वापस कामकाज शुरू कर देंगे। एक प्रतिबद्ध समूह को छोड़कर जिसने बहुत अधिक कठिनाई पहुंचाई है। वो कह रहे हैं अगर वो समूह नहीं होता तो अब तक हम पूरी तरह से काम पर वापस आ गए होते। तो ये विश्वास पूरी तरह से निराधार नहीं है, इसके पीछे कुछ है और हम यहाँ हैं मौलिक दक्षिण में। तो मेरे ख्याल से हम इससे निकल आएंगे। बस ये उम्मीद है कि ये कम से कम नुकसान के साथ हो। दुर्भाग्य से दुनिया भर में कई सारे स्वास्थ्य कर्मी वायरस के शिकार हो रहे हैं और दुर्भाग्य से भारत में लोगों के कुछ झुंड डॉक्टरों और नर्सों पर हमला कर रहे हैं जब वे उनका इलाज करने जाते हैं। ये दुखद घटनाएं हैं, वरना मेडिकल समुदाय ज़बरदस्त काम कर रहा है। भारत में पुलिस ने हर किसी में अनुशासन लाने का शानदार काम किया है और वे खुद हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा समर्पण की भावना और प्रतिबद्धता से कर रहे हैं। और राजनीतिक नेतृत्व मुख्यतया ज़्यादातर लगभग वाकई काफ़ी अधिक मौक़ों पर अपनी घटिया पॉलिटिक्स से परे हैं और काम में लगे हैं। अगर हम ऐसे ही बने रहते हैं, मेरे ख्याल से वायरस को इस्तेमाल करके अगर हम इस तरह बने रहते हैं तो 2-3 साल में भारत एक बिल्कुल अलग स्थान पर होगा। तो गर्मी का मौसम, गर्मी एक ऐसा समय है जब दक्षिण भारत में जीवन थोड़ा आलसी हो जाता है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। किसान भी खेत में जाते हैं सुबह 4:30 बजे और वो 8:30-9 बजे तक काम खत्म कर देते हैं। दिन में आराम करते हैं और फिर 3:30-4 बजे काम शुरू करते हैं और शाम 7 बजे तक काम करके रुक जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा समय है जब हमारे साथ सूरज का संबंध बहुत करीब का होता है। हाँ, चूँकि वो गर्म है इसलिए गर्मी है, बस ये एक निकटता है, ये एक बहुत गर्म रिश्ता है। चूँकि हम 11 डिग्री अक्षांश पर हैं और पृथ्वी इस तरह झुकी हुई है और इस समय सूरज के साथ हमारा संबंध ग्रीष्म संक्रांति की ओर बढ़ रहा है और ये ज़्यादा से ज़्यादा करीबी होता जा रहा है। 14 मई आने तक वो समय आ जाता है जिसे अग्नि नक्षत्रम कहते हैं, यानी कि वाकई एक प्रचंड सितारा दहकेगा। ये पूरी पृथ्वी के लिए नहीं है, ये धरती की इस पट्टी के लिए है। इस अक्षांश की पट्टी वाकई आग लगी होती है, लेकिन ये सभी जीव रूपों के लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि जीवन के सभी रूप, जब मैं कहता हूँ जीवन के सभी रूप, इस धरती पर ज़्यादातर जीवन वनस्पति जीवन है। आपको ये समझना चाहिए।
जीवन के सभी रूप मतलब नहीं, नहीं, हम जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। आप सिर्फ एक हैं, आप हाल की घटना हैं। आप थोड़ा सिरदर्द हैं कि कोई आपको अनदेखा नहीं कर सकता। देखिए, जब कोई व्यक्ति एक बड़ा सिरदर्द हो तो उसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। आप दुनिया के बेहतरीन लोगों को अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन कोई इंसान जो वाकई सिरदर्द हो, आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते। उस संदर्भ में इंसान सबसे अलग है, क्योंकि हम धरती पर एक बड़ा सिरदर्द हैं जहाँ तक जीवन के दूसरे रूपों का संबंध है। वाकई, अगर आप एक पेड़ होते, अगर आप एक चींटी होते, अगर आप एक टिड्डे होते, अगर आप एक हाथी होते, अगर आप एक बाघ होते, तो आप ज़रूर सोचते कि ये सिरदर्द कौन है। हेलो, यकीनन अब भी वो सोच रहे हैं। वे यकीनन सोच रहे हैं। देखिए, अब उनमें से कई सड़कों पर घूमने लगे हैं और हर तरह के वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। सड़क पर बाघ लेटे हुए हैं, सड़क पर शेर लेटे हुए हैं, हर तरह की चीज़ें। हैदराबाद में तेंदुए घूम रहे हैं, मैसूर की सड़कों पर तेंदुए घूम रहे हैं। वो हमेशा से थे, लेकिन चूंकि हम इतने बड़े सिरदर्द थे कि वे दूर ही रहते थे। अब जबकि हम घरों के अंदर हैं, वो शहर का मुआयना कर रहे हैं। तो ये इंसानी अस्तित्व अलग है, लेकिन सारे दूसरे जीव रूपों को गर्मी पसंद है, क्योंकि जीवन सबसे अच्छे से घटित होता है, सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि बीच में थोड़े बहुत पानी की ज़रूरत होती है। अभी तक ये बढ़िया रहा है, क्योंकि अप्रैल में 2 बार बारिश होना शानदार बात है। आप पहाड़ की सेहत देख सकते हैं, जो बताती है कि जीवन कैसे पनप रहा है। अगर वो 2 बारिशें नहीं होती तो पहाड़ भूरे हो गए होते। अभी ये खूब हरा भरा है। हमें बस एक और बढ़िया बारिश चाहिए। इस महीने के अंत तक या मई के पहले हफ्ते में हमारे लिए गर्मी का मौसम खत्म हो जाता है, क्योंकि मई के तीसरे चौथे हफ्ते तक मानसून की हवाएं चलने लगेंगी। तो गर्मी का मौसम एक शानदार समय है, क्योंकि हर चीज़ अपनी पूरी गति से बढ़ती है। सारे पेड़ खुद को नई पत्तियों के खोल से ढक रहे हैं। वैसे असल में अगर हम एक पूरे क्षेत्र को, अगर दुनिया, कम से कम अगर तमिलनाडु ईशा योग केंद्र जैसा हरा दिखता, अगर इतनी हरियाली पूरे राज्य में होती, तो तापमान इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता और गर्मी का मौसम एक शानदार समय होता। जब आप धूप में बाहर हों, सिर्फ तभी ये थोड़ा थकाने वाला होता है, लेकिन छांव में ये बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि हर चीज़ खिली हुई है, पूरी नई पत्तियाँ, हवा में ढेर सारी ऑक्सीजन, क्योंकि पेड़ बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। एक ही चीज़ ये है कि 15-20 दिनों में एक बार, कम से कम 3 हफ्तों में एक बार बारिश हो जाए। हम गर्मी से बस यूं ही गुजर जाएंगे। तो गर्मी के मौसम की बातें, मैंने आपके लिए कुछ लिखा है। क्या मैं आपको अपनी कविताओं से यातना दे रहा हूं? आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका शीर्षक है ग्रीष्म ऋतु। फूलों की खुशबू रखती है व्यस्त और खुश मधुमक्खियों और चिड़ियों को। फूलों की खुशबू रखती है व्यस्त और खुश मधुमक्खियों और चिड़ियों को। झींगुर झीं झीं करते हैं दिन रात, उसके बारे में जो उन्होंने खोया या पाया। झींगुर झीं झीं करते हैं दिन रात, उस बारे में जो उन्होंने खोया या पाया। हवा झिझकती है इतनी, अपने साथ लाई ठंडक को फैलाए या फिर रोक ले खुद में। हवा झिझकती है इतनी, अपने साथ लाई ठंडक को फैलाए या फिर रोक ले खुद में। हो सकते हैं आप खुशबू या फिर गंदगी, खो सकते हैं आप या पा सकते हैं, बांट सकते हैं या फिर गिरा सकते हैं। हो सकते हैं आप खुशबू या फिर गंदगी, खो सकते हैं आप या पा सकते हैं, बांट सकते हैं आप या फिर गिरा सकते हैं।
सारे तमिल भाषी लोग तालियां बजा रहे हैं। धन्यवाद। यह सवाल सारा ने पूछा है। नमस्कारम सद्गुरु। कर्म हमारे द्वारा किया गया काम है। हमारा काम कैसा होना चाहिए ताकि ये हमें मुक्त करे, बंधन ना बनाए। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास इस बात की समझ और पहचान नहीं है कि मजबूरी भरा या जागरूकता से किया गया काम क्या है। हम इसे जानने की क्षमता कैसे पा सकते हैं ताकि हम सिर्फ जागरूकता के साथ ही काम करें। मैं एक दिन का काम और है। मैं कर्म वाली किताब को पूरा कर रहा हूँ जो अमेरिका में रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित की जाएगी। वो बाकी की दुनिया में भी प्रकाशित होगी, लेकिन भारत में नहीं, क्योंकि हजारों सालों से आप कर्म की बातें करते रहे हैं। बेहतर होगा कि आप खुद ही इसे समझें। तो सारा एक भारतीय नाम नहीं लगता, तो मेरे ख्याल से ये ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक साजिश है उस किताब को मुफ्त में पाने की। अभी एक दिन का काम और है, फिर ये पूरी हो जाएगी। इसे देखने के कई तरीके हैं। मैं किस तरह से काम करूं? कर्म यानी, चलिए इसे समझते हैं। कर्म का मतलब सिर्फ दुनिया में कुछ करना ही नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं, आप कर्म कर रहे हैं। यहाँ बैठने का कर्म, शरीर काम कर रहा है, ये सांस ले रहा है, ऑक्सीजन अंदर ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहा है। पेड़ आपको आशीर्वाद दे रहा है क्योंकि आप पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। मान लीजिए कि आपने उसे भी अपने अंदर जमा कर लिया और एक हीरा बनाया ताकि आप इसे किसी को दे सकें। नहीं, कार्बन ही तो है। फिर पेड़ आपको देखेगा और कहेगा आप किस तरह के गंवार हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर नहीं छोड़ रहे। ये एक तरह का कर्म है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं किताब पर ओवरलैप किए बिना बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि उसमें कुछ मुद्दे हैं। तो अगर आप यहां बैठकर सांस लेते हैं, तो जहां तक पेड़ की बात है, आप एक अच्छा कर्म कर रहे हैं। आपको नहीं पता, आप जागरूक भी रह सकते हैं। पेड़ मुझे ऑक्सीजन दे रहा है, मैं कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा हूं। क्या इसका मतलब यह है कि आपको जोर से सांस लेनी होगी? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बस सांस लीजिए, ये वैसे भी हो रहा है। तो शारीरिक कर्म हो रहा है। मानसिक कर्म ज्यादातर इंसानों के लिए हमेशा होता रहता है, लगभग हर समय। भावनात्मक कर्म हो रहा है, ऊर्जा कर्म हो रहा है, नहीं तो आप जीवित नहीं होते। तो कर्म हो रहा है। यह सिर्फ आपके द्वारा जागरूकता से किया काम नहीं है, यह बस हो रहा है। जीवन ही कर्म है। अगर आप निष्कर्म बनना चाहते हैं, लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कोई कर्म नहीं। अगर आप कर्म रहित बनना चाहते हैं तो ऐसी कोई चीज नहीं है, आप बहुत कम कर्म वाले बन सकते हैं। तो क्या एक आलसी आदमी निष्कर्म है? नहीं, आलस बहुत सारा कर्म है, क्योंकि आलसी बनने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। कहने का मतलब, आपको हर चीज के लिए बहुत सारे स्पष्टीकरण तैयार करने होंगे और खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि आपको इस बारे में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अभी वायरस फैल रहा है, आपके आसपास कोई मर रहा है, आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ करना होगा ताकि आप उसके प्रति रिस्पॉन्ड ना करें, वरना उसके प्रति रिस्पॉन्ड करना आपके लिए स्वाभाविक है। तो आलसी होना निष्कर्म नहीं है। वैसे एक योगी लगभग एक हाइबरनेशन की अवस्था की तरह बन सकता है, जहां सब कुछ बहुत कम हो, लेकिन फिर भी वो कर्म से मुक्त नहीं है।
शायद वो प्रति मिनट कम संख्या में सांसें ले रहा हो। आप शायद प्रति मिनट 12 से 15 सांसें लेते हैं। जब कोई यूं ही बैठता है तो उनके लिए शायद वो कम होकर 3 सांसें या शायद 6 या 8 हो जाएं, लेकिन आप उससे नीचे नहीं जा सकते। आप कुछ समय के लिए रोक भी सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ कुछ समय के लिए है। अगर आप बिना सांस के रहें, इसे रोक कर नहीं, सिर्फ मेटाबॉलिज्म को कम करके, तो धीरे धीरे कर्म का एक अलग स्तर शरीर में गति पकड़ने लगेगा। जब ये गति पकड़ता है तो आप वैसे भी सांस लेंगे। ये फिर से सांस न लेने की स्थिति में जा सकता है और फिर से वापस आएगा। तो इस तरह से आप इसे कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप मुक्त नहीं हैं। आपको उठना होगा, थोड़ा पानी पीने के लिए या अपने मुंह में कुछ डालने के लिए। जब आप कुछ अंदर डालते हैं तो कुछ बाहर भी निकलेगा। ये सारी चीज़ें कर्म हैं। तो इससे निपटने का तरीका क्या है? तो आपको क्या लगता है हम आपके साथ क्या करने की कोशिश करते रहे हैं इनर इंजीनियरिंग से? आपको क्या लगता है कि ये क्या है? ये बस यही है। आप में से कई लोग आप में से लगभग सभी, जब आपने इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन कार्यक्रम भी किया, आपने अभी भी कोई अभ्यास नहीं सीखा था, या आपने कार्यक्रम के पहले 2 दिनों में हिस्सा लिया? कोई अभ्यास नहीं। हम आपके साथ अभी भी बातें ही कर रहे थे। अचानक 2 दिनों के बाद अचानक आपको जीवन और आज़ादी का एक नया एहसास होने लगा। ऐसा लाखों लोगों के साथ हुआ है, मुझे पता है। अचानक आप चमकने लगे, इसलिए नहीं क्योंकि आपका सारा पुराना कर्म चला गया। बस इतना है कि उन 2 दिनों में आपने बहुत ज़्यादा नया कर्म नहीं बनाया। अचानक ये इतना हल्का और शानदार लगता है क्योंकि आप खुद के ऊपर गैर ज़रूरी बोझ नहीं बना रहे हैं। तो वो ट्रिक क्या थी? इसके कई आयाम हैं, अभी मैं उन सब में नहीं जाऊंगा। सरल सी चीज़ बस ये है, आपकी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता। देखिए, मैं इस बारे में कुछ करूं या ना करूं, अगर मैं इस बारे में सोचता हूं, फिलहाल कई लोग इसके साथ संघर्ष कर रहे हैं। मान लीजिए कि यहां पर कोई कहीं पास में, सौभाग्य से ये हमारी पंचायत के इलाके तक नहीं पहुंचा है, हम स्थिति को बहुत कसकर मैनेज कर रहे हैं, आसपास कहीं किसी को इन्फेक्शन नहीं है। तो कोयम्बतूर में कुछ लोग हैं, तो मान लीजिए कि वहां किसी को इन्फेक्शन है। अब मुझे कुछ करना चाहिए या नहीं? मैं क्यों करूं? दूसरे लोग करेंगे, हमें क्या पता कि वो लोग कौन हैं? उनके परिवार वाले होंगे, उन्हें करने दो। लेकिन अगर हम बस उस आदमी की पीड़ा को आपके सामने रख दें, तो आपको कुछ न करने के लिए बहुत सारा काम करना होगा। लेकिन आप जिस भी तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उस तरह से रिस्पॉन्ड करने के लिए हर कोई जाकर हर किसी की जान नहीं बचा सकता, लेकिन कम से कम जो आपसे होता है वो कीजिए। ये बहुत सरल है। आपको जितना कर्म करना पड़ेगा, मानसिक कर्म, वो नाटकीय रूप से कम हो जाएगा आपके मन के अंदर, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके रिस्पॉन्स में कोई भेदभाव नहीं रहा। रिस्पॉन्स में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन ये बात काम के साथ लागू नहीं होती, क्योंकि आप सारा काम करने का बीड़ा नहीं उठा सकते। काम आप हमेशा सोच समझ कर करते हैं, क्योंकि काम करने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। शारीरिक क्षमता, ऊर्जा, बुद्धिमत्ता, काम करने के साधन, काम करने के लिए समय, कई चीज़ें शामिल हैं। ये सभी चीज़ें सीमित मात्रा में होती हैं। कोई भी व्यक्ति अंधाधुंध काम नहीं कर सकता। अगर वो अंधाधुंध काम करते हैं तो वो बहुत जल्दी मर जाएंगे, और वो भी बुरा कर्म है। हाँ, ये है, गतिविधि अंधाधुंध नहीं होती, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स बिना किसी भेदभाव के होता है। वो चाहे कुछ भी हो। मैं कुछ करना चाहूँगा, अगर हो सकेगा तो हम हर संभव चीज़ करेंगे। जो नहीं हो सकता, कम से कम हमारा थोड़ा सा इरादा है। सिर्फ उस एक वजह से आप कार्यक्रम में आए और आपको उस तरह की आज़ादी का एहसास हुआ। लोग मुझसे पूछते रहे हैं, सद्गुरु, योग के अभ्यास के बिना ऑनलाइन कार्यक्रम कैसे काम करेगा? मैं चाहता हूं कि आप जान लें
कि शांभवी की दीक्षा के लिए आने से पहले ही आप शानदार महसूस कर रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने नए कर्म बनाने बंद कर दिए थे। उन 3-4 दिनों में पुराना कर्म चला नहीं गया था, बस इतना कि नया बोझ नहीं बन रहा है। पुराने कर्म के लिए दरअसल जीवन जीना ही काफ़ी है। यहाँ बैठकर सांस लेना, जीना, दिल का धड़कना, ये पुराने कर्म के विसर्जन की शुरुआत के लिए काफ़ी हैं। कुछ चीज़ों को थोड़े और धक्के की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें बस यूं ही चली जाएंगी अगर आप बस यहाँ बैठकर यूं ही सांस लेते हैं, जीते हैं, दिल खुद ही धड़केगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, या आप कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग सोचते हैं कि आप सब कुछ कर रहे हैं। जब लोगों की सेहत की बात आती है तो उनके साथ एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अब हर कोई एक इंटरनेट डॉक्टर है। उन्होंने बहुत सारी रिसर्च कर रखी है। डॉक्टरों का बुरा हाल है, क्योंकि आने वाले हर मरीज को बीमारी के बारे में डॉक्टर से भी ज़्यादा पता होता है। डॉक्टर को कुछ ज़्यादा गहरी बातें पता है, क्योंकि उसने पढ़ाई करने में 9-10 साल लगाए हैं और उसके पास मरीजों के इलाज का अनुभव है। लेकिन ये लोग इंटरनेट पर पढ़ लेते हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि उन्हें ये वाली बीमारी है, उन्होंने पिछले 3 दिनों में इंटरनेट पर मौजूद सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और अब हर तरह के सवाल वे अपने खुद के प्रिस्क्रिप्शन के साथ जाते हैं। मुझे ये वाली दवाई दीजिए, मैं दूसरी कोई दवाई नहीं लूँगा। इस तरह से कई सारे लोग डॉक्टर्स के पास आकर कह रहे हैं, मैं ये दवाई नहीं लूँगा, सिर्फ ये वाली दवाई लूँगा। इन्हें बड़ा पढ़ा लिखा मरीज माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे मरीज का मतलब है कि आप जिंदगी भर मरीज ही रहेंगे। आपको ये समझना होगा। हाँ, अगर आप जिंदगी भर एक डॉक्टर रहते हैं तो ये अच्छी बात है। अगर आप जिंदगी भर मरीज बने रहते हैं, बहुत पढ़े लिखे मरीज, तो इसका क्या तुक है? ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको लगता है कि आप ये कर रहे हैं। टुक टुक आपको करना होगा। आपको चेक करना होगा कि दिल कितनी बार धड़क रहा है। हर कोई एक बैंड पहने रहता है। तो लोग मुझसे पूछते हैं, सद्गुरु आपको एक मास्टर चेकअप करवाना चाहिए, ये ज़रूरी है। मैं कहता हूँ क्या? हर साल मैं हिमालय में ट्रैकिंग करता हूँ, मैं तिब्बत में हूँ, मैं कैलाश जा रहा हूँ। यही मेरी मजबूती की परीक्षा है। अगर मैं सफल नहीं होता तो आप मुझे हिमालय में ही दफना दीजिए बस, वरना आप जीते हैं। क्योंकि अगर आप खुद पर थोड़ा ध्यान देते हैं तो आप जान जाते हैं कि क्या हो रहा है। अगर आप पाते हैं कि कुछ गड़बड़ है, फिर डॉक्टर के पास जाइए और उस बारे में थोड़ी ज़्यादा क्वालिफाइड सलाह ले लीजिए, वो अलग बात है। लेकिन हर समय चिंता करना, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये अपने आप में एक बीमारी है। सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करना अपने आप में एक बीमारी है और ये एक बहुत बुरा कर्म है। इस कर्म का आपके ऊपर एक लंबा असर रहेगा। तो इनर इंजीनियरिंग के पहले 3 दिनों में बस इतना ही हुआ था, चाहे वो ऑनलाइन था या क्लास में। बस इतना हुआ था कि हमने आपको छोटे छोटे साधन दिए जिनसे आपने नए कर्म का निर्माण बंद कर दिया और अचानक इतना शानदार महसूस हुआ। आपने वो छोटा सा होमवर्क किया, ठीक है, छोटा सा होमवर्क। आज क्या क्या हुआ? लिखने के लिए 5 चीज़ें। सिर्फ उस होमवर्क की वजह से आपने ध्यान दिया कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। अचानक बहुत ज़्यादा आज़ादी महसूस हुई। अगर 2.5 घंटे के कार्यक्रम का आपके ऊपर इतना असर हो सकता है, अगर आप थोड़ा और ध्यान देते हैं इस लॉकडाउन के समय में, तो आप सीख सकते हैं कि कैसे कर्म न बनाएं। बस इतना कि आपके रिस्पॉन्स में कोई सीमा नहीं है। आप तय मत कीजिए कि क्या रिस्पॉन्ड करने के लायक है, क्या रिस्पॉन्ड करने के लायक नहीं है। वो आपका काम नहीं है। एक चिड़िया, एक टिड्डा, एक चींटी, एक इंसान, आदमी, औरत, बच्चा, चाहे कुछ भी हो, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। क्या आपको कुछ करना होगा? नहीं। काम हमेशा सोच समझ कर किया जाता है, क्योंकि काम में उन चीज़ों की मात्राएं शामिल हैं जो असीमित नहीं हैं। हमारी ऊर्जा असीमित नहीं है, हमारी बुद्धि असीमित नहीं है, हमारे कार्य वो असीमित हो ही नहीं सकते, वो हमेशा सीमित होते हैं। लेकिन हमारी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता असीमित है। ये एक चीज़, बस ये एक चीज़ अगर आप करते हैं तो आप आज कोई कर्म नहीं बनाएंगे, आप बोझ को नहीं बढ़ाएंगे,
बस बोझ को न बढ़ाना, आप देखेंगे कि ये मुक्ति जैसा महसूस होगा। आप इस तरह का नुकसान खुद को पहुंचा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जब आप एक बच्चे थे तब आप ऐसे थे? कर्म तब भी आपके पास था, तब भी आपके पास कर्म का पूरा गोदाम था, लेकिन फिर भी आप हंस रहे थे। अब आप ऐसे बन गए हैं। अरे वायरस सद्गुरु, वायरस। उससे पहले भी, वायरस के आने से पहले भी ज्यादातर लोग इतने गंभीर दिख रहे थे मानो वो कब्र से निकले हों। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि हर दिन ये बकवास इकट्ठी हो रही है, लगातार। हर दिन जो कुछ भी होता है आप इकट्ठा करते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं। कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। आप हर चीज़ के लिए अपने भीतर एक झमेला बना लेते हैं और उस झमेले का बोझ वो बस कचरा है। आप एक कचरे की ट्रक की तरह हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपको कोई नया कचरा नहीं उठाना है। लॉकडाउन के बारे में ये एक अच्छी बात है। आप बस यूं ही, आप चुनिए मत, आप हैं ही कौन। आप ये तय करने वाले कौन होते हैं कि कौन सी चीज़ आपके ध्यान के काबिल है और कौन सी नहीं। जिसने भी ये सब बनाया, जिसने भी ये सब बनाया, क्या आप देख सकते हैं कि एक घास के तिनके को भी उतनी ही सावधानी से बनाया गया है जितने से ये पेड़ या आप या एक हाथी या एक बाघ। एक छोटा सा प्राणी, एक छोटा सा प्राणी, वहां चल रहा एक छोटा सा कीड़ा, क्या वो आपसे ज्यादा सुंदर है? हेलो, आपने हर तरह के नकली रंग लगा रखे हैं। वे सभी, वे खुद ही बड़े रंग बिरंगे हैं। तो जिसने भी बनाया, क्या सृष्टि ने इन छोटे छोटे प्राणियों पर आपसे कम ध्यान दिया है? नहीं। तो फिर आप ये तय करने वाले कौन होते हैं कि किसके प्रति रिस्पॉन्ड करना है, किसके प्रति रिस्पॉन्ड नहीं करना? आपकी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता को हमेशा असीमित होना चाहिए। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है, हम अभी आकर आपको नहीं सिखा सकते। इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन उपलब्ध है। बस इन 3 दिनों को देखिए, पहले 3 दिन, उसमें जो कहा गया है उसे अपने भीतर समाने दीजिए, उसमें भीग जाइए पूरी तरह से। आप देखेंगे कि 3 से 4 दिनों के अंदर आपको लगेगा कि आप उड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई नया कचरा नहीं है। ऐसा ही महसूस होता है। तो कृपया इसे संभव बनाइए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने सर के ऊपर कचरे का ढेर बढ़ाते रहें। क्योंकि योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय
भूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो